करते हैं। लास्ट क्लास में जो है वो हम पढ़ रहे थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, और हमने बहुत सारी बातें जो है वो ये पढ़ ली थी कि हम जो है वो ओ लेवल मैथ्स को रिवाइज कर रहे हैं। उसमें हमने एक नई चीज़ सीखी थी, दैट वाज स्टेम एंड लीफ डायग्राम्स। और स्टेम एंड लीफ डायग्राम्स में हमने जो है वो सीखा था कि भाई किसी भी डेटा को स्टेम और लीफ कैसे ब्रेक करना है। सही है, ये हम सीख चुके थे। हम आगे बढ़ते हैं। हमने डिफरेंट प्लॉट्स भी देखे थे, बैक टू बैक प्लॉट भी देख लिया था, की वैरायटी भी देख ली थी। सही है, दैट वाज ऑल डन इन द लास्ट क्लास। ओके, अच्छा, अब मैं जो करा रहा था वो हिस्टोग्राम्स करा रहा था। हिस्टोग्राम्स भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। अब ये वाला एक हिस्टोग्राम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। ये कहते थे दीज आर द एग्जामिनेशन मार्क्स फॉर अ ग्रुप ऑफ 120 फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। ओके, और जो है मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे जो है वो हिस्टोग्राम बनाना है इसका। भैया मैं हिस्टोग्राम इसका कैसे बनाऊंगा ये हम देख लेते हैं। हमने कहा जी कि पहले अगर ये क्लासेस जो है वो ज्वाइन नहीं हुई हुई तो पहला काम मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इन क्लासेस को जो है वो कंबाइन करना चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए। कनेक्ट करने का मतलब क्या है, कि गैप आपको नज़र आ रहा है कि 9 और 10 के बीच में अभी गैप है। सही है, इस 9 और 10 का गैप कैसे ख़त्म होगा, जब हम 9 + 10 डिवाइड बाई 2 करेंगे और इस बाउंड्री को चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, 9.5 कर देंगे। अगली वाली बाउंड्री क्या हो जाएगी, 9.5 से 19.5, फिर 19.5 से 29.5, फिर 29.5 से 49.5, और 49.5 से 79.5 हो जाएगी। सही है, आखिरी वाली बाउंड्री आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर देते। ओके, और अब ये पहली वाली बाउंड्री का ये है कि मैं इसको -0.5 नहीं कर सकता, और इसकी वजह ये है कि मार्क्स जो है वो किसी के भी माइनस में नहीं आ सकते। जब भी मुझे हिस्टोग्राम फिर बनाना होता है तो मुझे क्या कैलकुलेट करनी होती है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे कैलकुलेट होती है, अगर आपको याद हो तो होती है फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। सही है, उसके लिए सबके लिए क्लास विड्थ मुझे निकालनी पड़ेगी। मैं सबकी क्लास विड्थ निकालना शुरू करता हूँ। अब ये पहली वाली क्लास विड्थ जो है वो थोड़ी सी ऑड है। Okay, so you are saying 0.842, so that's 0.842, and that's 2.1. Frequency divided by class point 5.3, 1.4, and 0.33. Okay, those are the class boundaries. Those are the frequency densities जो अब मुझे प्लॉट करनी है। मैं प्लॉट कैसे करूँगा, ये मेरे सामने ग्राफ बना हुआ है। तो ये मुझे पता है मुझे एक्स एक्सेस पे क्या बनाना है। मुझे एक्स एक्सेस पे जो है वो 0 से लेके 80 तक बेसिकली जाना है। तो ये दीज आर द ग्रुप्स फॉर 120 फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। तो ये मैंने कहा 0 to 80 का ग्राफ बनाना है, तो मैंने बनाना स्टार्ट किया। ओके, ये मैंने बनाया। अब जो है मैं क्या करूँगा, मैं इसको लेबल करना स्टार्ट करूँगा। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड तक आ जाएगा। 10, 20, 30, 40, 60, 50, 60, 70 एंड 80। सही है, और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कहाँ तक जानी है, वो 5.3 तक जा रही है ना मैक्सिमम। सही है, तो मैं 1 2 3 4 5 6 ही बना देता हूँ। 2 3 4 5 6। अब the first boundary that I start with starts from 0 and goes on to 9.5। तो अब ये थोड़े से ख्याल रखना है कि देखें ये बात बिल्कुल सिंबॉलिक सी है, पर एट द सेम टाइम इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू कंसिडर दिस, कि मैं ये जो बार बनाना स्टार्ट करूँगा मैं ये 9.5 ही बना रहा हूँ। मैं 10 पे राउंड ऑफ नहीं कर रहा। मैं कहा ये पहली बार जो बनेगी 0.9 से ही बनेगी। 0.84 है, लेट्स से मैंने यहाँ तक ज्वाइन कर दी, और मैंने यहाँ पे यूं करके लाइन बना दी, और एक मैंने इसके ऊपर ओवरलैप भी कर दिया। सही है, और मैंने इसके ऊपर वजन भी बताया, तो मैं लिख देता हूँ 84 मैंने प्लॉट किया। ओके, फिर अगली 9.5 से 19.5 और 2.1 की बार है।
तो 19.5 फिर से यूं करके बीच में से निकलेगा और जो है वो ऊपर जाएगा। ओके, और ये जो है वो यूं करके बन जाएगा। क्या प्लॉट करोगे? 2.1। ओके फिर 29.5 से 19.5 से 29.5 और 5.3 की बार है। बस 5.3 राइट, मैंने कैलकुलेट सही किया ना? That's an unusually high number. 5.3. Okay. I hope you are all making this on your notebooks as well. साथ साथ बनाते रहें, वो फिर बहुत ज़्यादा एक साथ जमा हो जाएगा, वो फिर कर नहीं पाएंगे। Okay, then 1.4 और 49.5 तक जाना है जमा। 1.4 तो नीचे ही आ जाएगा ना। ओके, और फिर जो है वो क्या होगा? 0.33 कहाँ तक जाना है? 79.5 तक जाना है भाई। जी नीचे कंप्लीट नहीं हुआ वो। तो ये मैं वो अभी बन नहीं रहा बिकॉज I haven't made the line properly, but I should make it here. Okay, 0.333। सही है। फिर एग्ज़ाम में आप हल्की फुल्की शेडिंग कर सकते हैं विद पेंसिल, डोंट शेड विद पेन, इट्स गोइंग टू रूइन द एग्ज़ाम। सही है, आपने जस्ट पॉइंट आउट करने के लिए ये शेडिंग कर दी विद पेंसिल ओनली। ओके, ओके, एवरीथिंग क्लियर अप टिल हियर? एनी क्वेश्चंस? ये ऐसा हिस्टोग्राम बन रहा होगा। लेबलिंग कर दें, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी यहाँ पे लेबल कर दें, और यहाँ पे जो है वो क्या था, मार्क्स थे ना, मार्क्स लेबल कर दें। अकेले अकेले क्या चाय पी रहे हैं? हाँ, तो अकेले अकेले ही चाय पीते हैं, और क्या करेंगे? क्लास पढ़ाते पढ़ाते तो मैं भी चाय पिलाऊंगा। और जो है वो हर क्लास में पीता मैं तो चाय। तुमने आज देखा है, पहली दफ़ा क्लास में आए होगे तुम, रेयान साहब। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। तो ये कहता है फाइंडिंग द फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम अ हिस्टोग्राम। सही है। अब मैंने क्या किया हुआ है, मैंने आपको ये हिस्टोग्राम नीचे बना के दिया हुआ है। ओके, दिस इज हिस्टोग्राम टू शो लेटनेस ऑफ ट्रेन्स। ओके, ये कहता है कि a passenger association conducted a survey on the punctuality of trains using a train station, particular station. The histogram illustrates the results. Construct the frequency distribution. तो जब भी आपके पास ऐसा सवाल आएगा तो पहला काम आपने क्या करना है, आपने जो है वो क्लासेस को ड्रॉ करना है। सही है, आप अपनी क्लासेस बनाएंगे। आप पहले लेबल करेंगे कि भाई अली को बोले कैलकुलेटर वहाँ पे पड़ा है। पहले क्लासेस बनाएंगे। क्लासेस क्या क्या बनेंगी? एक बनेगी 0 to 5 की क्लास, फिर एक बनेगी 5 to 10 की क्लास। सही है, नीचे से नज़र आ रही है मुझे वैल्यूज़। आई कांट रीड देम प्रिसाइसली बट आई कैन सॉर्ट ऑफ गैस के ये नंबर्स लेबल हुए हैं। 10 से 20 की क्लास है, फिर 20 से 30 की क्लास है।
तो मुझे नज़र आ रहा है आपस में कनेक्टेड भी हैं, कोई गैप नहीं नज़र आ रहा, सो आई एम गोइंग टू गो ऑन एंड डू दैट। ओके, कोई सवाल हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। 20 to 30 हो गया, फिर 30 to 50 और 50 to 80। सही है। अब जब मैं यहाँ से रीड करना शुरू करूँगा तो जो है वो ये मेरे अच्छा किसी बच्चे का है, अली से पूछे कोई और नहीं पढ़ा हुआ। 50 to 80 ओके। अब इसके बाद यहाँ से जब मैं रीड करना शुरू करूँगा तो मैं ये क्या रीड कर रहा हूँ, मैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी रीड कर रहा हूँ। मुझे क्या टेबल बनाना है, मुझे तो एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, सो मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। सही है, चलो मैं पहले फ्रीक्वेंसी डेंसिटी तो रीड कर लेता हूँ। ये मुझे रीड हो रही है 6.4। सही है, ऊपर 3 बॉक्सेस बचे हैं, टोटल 5 बॉक्सेस वाला था, तो यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का एक कॉलम बना लेता हूँ। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बन रही है 6.4। अगली फ्रीक्वेंसी डेंसिटी नज़र आ रही है 8.8 की, फिर नज़र आ रही है मुझे तकरीबन 2.8 की, फिर मुझे नज़र आ रही है दिस लुक्स लाइक 1.2। सही है, एक बॉक्स ही नज़र आ रहा है 1.2। सही है, जाहिर सी बात है एग्जाम में जो है वो थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। अभी ये बुक में से कॉपी पेस्ट हुआ है तो इसलिए आपको थोड़ा सा ब्लर्ड नज़र आ रहा होगा। सही है, अच्छा फिर 0.6 नज़र आ रही है मुझे, और एंड में जो नज़र आ रही है वो मुझे 0.2 नज़र आ रही है। सारी फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज़ नज़र आ गई। सही है, अब मुझे पता है कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी में क्या कैलकुलेशन हुई होती है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। तो अगर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो मुझे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्लास विड्थ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सही है, क्लास विड्थ, अब पहली वाली क्लास विड्थ आपको क्या नज़र आ रही है, यहाँ पे 5 नज़र आ रही है। व्हाट विल यू डू, यू विल मल्टीप्लाई 5 by 6.4। सही है, व्हाट डू आई गेट, 5 by 6.4 गिव्स मी आई थिंक 32। 5 6 30 होता है और फिर 0.4 से मल्टीप्लाई करने से 32 आ जाएगा। सही है, फिर ये क्लास विथ फिर से 5 है, इसको 8.8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 44। फिर 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 28, 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर से 12, ये 20 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये बनेगा 12, फिर से 30 से मल्टीप्लाई हो रहा है ये 6। सही, अब आप चाहें तो दोबारा से एक दफ़ा टेबल बना के दिखा दें, बट इवन इफ यू शो मी दिस I will give you full marks. Why? Because you calculated all the frequencies and you've calculated all, you've shown me all the classes as well. Okay. How many trains were there in the survey? How many trains will you tell me were there in the survey? कितनी बताएंगे? How many trains were there in the survey? बताएं। 132 ऐड करने से 132 आई, कोई होल नंबर नहीं आ रहा था। वन 134 आ रही है नहीं, 32 44 28 12 12 6 134। सही है, 134 ट्रेन्स। ओके, तो क्वेश्चंस फॉरवर्ड कैलकुलेशन के हो सकते हैं, क्वेश्चंस जो है वो बैकवर्ड्स कैलकुलेशन के भी हो सकते हैं। कि मैंने हिस्टोग्राम बना के दे दिया, देयर बोथ क्वेश्चंस इन द होमवर्क क्वेश्चंस एज वेल। आप देखेंगे पास्ट पेपर्स में तो हर दोनों तरह के क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे। ओके, एनी क्वेश्चंस एट दिस पॉइंट? एवरीबॉडी इज क्लियर अप टिल हियर? Okay, the next thing that I have for you is then frequency polygon। सही है, एक बात फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स के बारे में कि आज तक जो है वो मैंने इनको पास्ट पेपर्स में कभी कोई क्वेश्चन नहीं देखा जिसमें आपको जो है वो कोई फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना के देना हो। सही है, बट सिंस इट्स अ फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और सिलेबस जो है वो सिर्फ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कहता है, तो मुझे जो है वो ये आपको करके दिखाना चाहिए। सही है, एंड दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू ट्राई टू डू कि मैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स आपको कंस्ट्रक्ट करना सिखाऊंगा। यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई भी हैं,
वो कहता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिस्प्लेड एज अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर ईच इंटरवल, प्लॉट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी अगेंस्ट द मिड इंटरवल वैल्यू. मिड इंटरवल वैल्यू का मतलब मैं मिड पॉइंट कह रहा हूँ. सही है. अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बात यहाँ पे लिखी हुई है. मैं आपको सिंपल सा क्या सजेस्ट करूंगा कि आप क्या करें इन ऑर्डर टू ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. Draw a histogram. Join the midpoint of the top of the bars with straight lines. Okay. तो मैं पहला काम क्या करूंगा, जब भी मुझे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना होगा तो पहले मैं हिस्टोग्राम बनाऊंगा. सही है. चाहे वो कहे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है, मुझे पता है कि हिस्टोग्राम बनाता हूँ तभी काम जो है ना वो सही होता है. अब हिस्टोग्राम बनाने के लिए क्या ज़रूरी होता है कि पहले आप फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालें. फ्रीक्वेंसी डेंसिटी उसी तरह निकलती है फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ. उससे पहले मुझे क्या चेक करना चाहिए, जब भी मैं कोई टेबल देखूं तो मुझे ये ख्याल आना चाहिए कि भाई ये क्लासेस आपस में कनेक्टेड हैं या नहीं हैं. अगर ये कनेक्टेड हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो पहले मैं इनको कनेक्ट करूँगा. ओके. तो मैंने जो है वो स्टार्ट किया. मैंने कहा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी है, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ. क्लास विड्थ सारी जल्दी से मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ. 5, 5, 5, 10 एंड 15. ओके. फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे निकलेगी? फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ 4 डिवाइडेड बाय 5 इज 0.8. 12 divided by 5 is 2.8 divided by 5 is 1.6. 0.4 and 0.2. तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं पूरा अपना हिस्टोग्राम बनाऊंगा जिस तरह बनता है. तो मैं थोड़ा जल्दी से बना रहा हूँ बिकॉज वैसे ही बहुत सारे हिस्टोग्राम मैं आपको बना के दिखा चुका हूँ. अच्छा, इसमें एक और कोई बात होगी. हाँ, इसमें एक और बात क्या है कि देखें ये हिस्टोग्राम जो है वो 25 से स्टार्ट होना है. सही है. अब जाहिर सी बात है आप यहाँ पे लेबल जो है वो या तो ये अगर ज़ीरो करेंगे क्योंकि आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी प्लॉट करनी है, आपको 2.4 तक जाना है. सही है. तो मैंने कहा लेट्स से ये 0.5 है, ये 1 है, ये 1.5 है, ये 2 है और ये 2.5 है. अब आपने ये लेबल कर दिया. लेकिन एट द सेम टाइम आप एक्स एक्सेस को यहाँ पे 20 लिखेंगे तो फिर यहाँ पे 40 लिखना पड़ेगा. आपको गैप्स बहुत छोटे छोटे चाहिए. आपको जाना है 25 से 65 तक. सही है. तो आप क्या करना चाहिए आपको यहाँ पे व्हाट वी कॉल अ जैग्ड लाइन, एक जैग्ड लाइन बनानी चाहिए टू इंडिकेट दैट वी आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो. वेयर आर वी स्टार्टिंग फ्रॉम? लेट्स से मैंने 20 से स्टार्ट कर दिया, फिर मैंने 25, फिर हो जाएगा पूरा, नहीं होगा पूरा. सही है. इसको 30 कर देते हैं, 40 कर देते हैं, 50 कर देते हैं और 60 कर देते हैं और 70 कर देते हैं. सही है. ये कर देते हैं. फिर हम कहाँ से कहाँ तक, पहली जो बनानी है 25 से 30 की बनानी है बार और 0.5 तक बनानी है. तो मैंने 25 से 30. ओके, ये बना दी मैंने. फिर 30 से 35 की 2.4. ओके. फिर 35 से 40 की 1.6. ओके. फिर 40 से 50 की 0.4. I hope everybody understands what I'm doing. फिर
50 से 65 की 0.2, 50 से 65 0.2 ना, एक रो। सही है। अब क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव जो था वो हिस्टोग्राम बनाना नहीं था। क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्या था? एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना था। सही है। आई वांटेड टू ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनाते हैं? अब सिंपल सी बात है कि मिड पॉइंट ऑफ द टॉप ऑफ द बार्स आप जो है वो एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। सही है। इसका क्या मतलब है कि ये पहली वाली बार है, इसका मैंने मिड पॉइंट मार्क कर लिया। आप अप्रॉक्सीमेटली मार्क कर लें, वरना एवरेज ले लें। 25 और 30 का एवरेज जो होता है वो 27.5 होता है। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक तकरीबन यहाँ पे। These are the midpoints of the branch top of the bars। मैं इनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करूंगा। सही है। अब ये थोड़ी सी तंग करेगी मुझे। What I'm going to do is I'm going to take a ruler. सर 25 to 30 0.8 होगा। ओह, मैंने 0.5 लिख दिया। 0.8, माय बैड, थैंक यू। इसको रीड्रॉ करना पड़ेगा ना यार, इतनी मेहनत से मैंने ड्रॉ किया। चले रीड्रॉ करते हैं। ओके। टीम लैग हो रही है। तो ये मैंने सारी टॉप ऑफ द बार्स को ज्वाइन कर लिया विथ मिड पॉइंट्स। ओके। अच्छा, अब दिस इज स्टिल नॉट अ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन की डेफिनेशन होती है एन साइडेड क्लोज्ड फिगर। सही है। उसकी डेफिनेशन होती है एन साइडेड क्लोज्ड फिगर। दिस इज नॉट अ क्लोज्ड फिगर। ओके। मुझे इसको क्लोज करना पड़ेगा। इसको क्लोज कैसे करूंगा मैं? अब जरूरी नहीं होता कि ये आप जो है वो हार्ड एंड फास्ट रूल है कि भाई इसी पॉइंट पे ज्वाइन करना है। जनरली हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट क्लास जहाँ पे स्टार्ट हो रही होती है, सही है, हम वहां से ज्वाइन कर देते हैं। ओके, नाउ अगेन दिस इज गोइंग टू कॉज मी ट्रबल। रूलर निकालते हैं। सही है, तो मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर रहा हूँ, या पिछले मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दें, वो भी कर सकते हैं। अप टू यू। तो ये जी बन गया। ये आर्बिट्रेरी होता है, ये ज़रूरी नहीं होता कि आप इसी पॉइंट से ज्वाइन करें। मैंने अभी इसी पॉइंट से ज्वाइन कर दिया बिकॉज ये मुझे क्लोजेस्ट नज़र आ रहा था, जस्ट टू इंडिकेट कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो दिस गिव्स यू अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। सही। पहले क्या करेंगे? पहले मिड पॉइंट ऑफ ब्रांचेस बनाएंगे और फिर जो है वो मिड पॉइंट ऑफ टॉप ऑफ बार्स बनाएंगे और उसको फिर उससे ज्वाइन कर देंगे स्ट्रेट लाइन से। पॉलीगॉन का मतलब एन साइडेड क्लोज फिगर होता है, तो स्ट्रेट लाइंस होना ज़रूरी है। सही है भाई, यहाँ तक कोई सवाल?
Any questions? No? अच्छा, क्या काम होता है अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स क्यों बनाए जाते हैं? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स अब आपको नेक्स्ट पेज पर भी नजर आएगा, द शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस नजर आ रहा है। सही है, नेक्स्ट चीज आपको नजर आ रही है वो शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ रहा है। तो शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वो कैसे इंडिकेट करता है ये हम देख लेते हैं। ओके, ये आपको नजर आ रहा है कि एक शेप में बन गया है। आप अलग अलग तरह के शेप्स हो सकते हैं। किस किस तरह के शेप्स हो सकते हैं? ये कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशंस रिप्रेजेंटेड बाय अ वर्टिकल लाइन ग्राफ और हिस्टोग्राम आर इलस्ट्रेटेड यूजिंग अ फ्रीक्वेंसी कर्व, it is easier to see the general shape of the distribution. Something wrong happened. Okay. अच्छा, मैं रिपीट कर देता हूँ जो मैं बता रहा था कि शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होता है कि जब भी अब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्या आता है, एक शेप सॉर्ट ऑफ विजिबल हो जाता है। व्हाट इज दैट शेप? दैट टेल्स यू द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कि भाई जनरली डेटा किस तरफ क्लस्टर्ड है और किस तरफ जो है वो डेटा फॉलो कर रहा है। सो फॉर एग्जांपल in this case the data has a tail to the right. So yeah, this is called what? This is a positively skewed data कि right hand side पे जब ये tail बन रही हो this data has a tail. Okay, तो उसको हम positively skewed data कहते हैं। कैसे variables का positively skewed data होता है? In a positively skewed distribution there is a long tail at the positive end of the distribution. सही है, किन किन वेरिएबल्स का होता है? द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली फॉर एग्जांपल आप कंसिडर कर लें, मोस्ट पीपल हैव 1 2 3 4 चिल्ड्रन। सही है, वेरी फ्यू पीपल विल हैव अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन। सही है, 8 9 7 8 9 10 अगर मैं कहूँ तो बहुत कम फैमिलीज होती हैं जिनके इतने ज़्यादा चिल्ड्रन होते हैं। सही है, द एज एट विच वुमेन मैरी, so most women will for example marry between the ages of 18 and 30. Other women will marry later, so you will see smaller bars at the end. Okay, the distribution of wages in a firm, आपने कभी फैक्ट्री फ्लोर देखा हो तो यहाँ पे वहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स होते हैं जिनकी एक जैसी पे होती है। ओके, सो मोस्ट पीपल विल अर्न लेट्स से बिटवीन 30 and 40,000 इन पाकिस्तान इन अ फैक्ट्री फॉर एग्जांपल। लेकिन उनका मैनेजर होगा, एक सीनियर मैनेजर होगा, उनकी जो होगी वो पे बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन वो लोग बहुत कम होंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगी, तो उनकी जो बार बन रही होगी वो छोटी बन रही होगी। ओके, आर वी ऑल क्लियर अप टिल हियर? Any questions at this point? ओके, तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगी। नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती थी कि भाई ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिनकी टेल जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आ रही है, और टेल जब लेफ्ट हैंड साइड पे आती है तो मेजॉरिटी डेटा जो होता है वो राइट हैंड साइड पे क्लब्ड है। अब कैसे वेरिएबल्स होते हैं जिनका डेटा जो है वो राइट हैंड साइड पे क्लब हो रहा होता है? ऐसे वेरिएबल्स फॉर एग्जांपल रिएक्शन टाइम्स फॉर एन एक्सपेरिमेंट। तो मैं आपसे कह रहा था कि अगर मैं आपको आपसे जल्दी से पूछूं कि मुझे बताएं 33 इंटू 37 क्या होता है, तो मोस्ट पीपल विल टेक अबाउट 15 to 20 सेकेंड्स, कहेंगे हम कैलकुलेट करते हैं जल्दी से, एंड देन कम अप विद अ नंबर फॉर come up with a number for this answer. So most of you will take let's say between जो है वो 30 and 40 15 and 30 seconds. Okay, very few people will be able to figure out a trick quickly and give me a final answer, that is let's say 33 into 37। मैं आपको बता सकता हूँ कि वो होता है 1221। सही है, how did I calculate this we'll discuss in the face to face class that we do. Okay, फिर most variables in the world are फॉलो व्हाट वी कॉल अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सही है, मैं अपनी जो स्कूल वाली क्लासेस हैं उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा भी रहा हूँ,
तो ये हिस्टोग्राम बताता है कि भाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस शेप की निकल के आती है आपके पास। देखिए शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन को अब आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल ये जब पहले आपको मैंने स्टेम एंड लीफ डायग्राम बना के दिखाए थे, सही है, स्टेम एंड लीफ डायग्राम में आपने देखा था कि जो है वो मैंने आपको ये घुमा के जब दिखाया था तो एक आपको समझ आया था कि सर ये जो है वो एक हिस्टोग्राम का शेप दिखा रहा है। अब आप नोटिस करें कि जब मैं इसका शेप यूं करके ड्रॉ करता हूँ तो ये नियरली एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है। ये सेंटर में हाईएस्ट है और फिर दोनों साइड पे जो है वो डेटा है, सही है। ये वाला स्टेम एंड लीफ डायग्राम भी तकरीबन नॉर्मल इंडिकेट कर रहा था मुझे। ओके, इसका भी शेप जो है वो ऐसा ही है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा। ओके, फिर अगर मैं आगे वाले स्टेम एंड लीफ डायग्राम देखूं तो अब ये देखो ये थोड़ा सा पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा है, सॉरी नेगेटिवली स्क्यूड डेटा होगा, लोअर वैल्यूज़ पे कम है और हायर वैल्यूज़ पे ज़्यादा है, सही है। तो अभी हम बाद में ड्रॉ करके देखेंगे जब एनालाइज कर रहे होंगे डायग्राम्स को, तो फिर हम उसमें वो पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड को और डिटेल में भी देखेंगे, सही है। ओके, ये सब हो गया था, ये सब हो गया, शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने कर लिया, सही है। अब आज तक मैंने कभी पाई चार्ट का जो सवाल है वो कभी एग्ज़ाम में नहीं देखा, बट हम जो है वो पाई चार्ट्स पढ़ लेते हैं, सही है, ताकि हमें पता चले। ओ लेवल्स बेसिकली रिकॉल करना है तो हम रिकॉल कर लेते हैं। तो कह रहे हैं पाई चार्ट्स आर सो कॉल्ड बिकॉज दे लुक लाइक एन एप्पल पाई। The areas of the slices or sectors of the pie are in proportion to the quantities being represented. हमें पता है हम ratios से solve करते हैं। The pie chart which is not drawn to scale shows the distribution of various types of land and water in a certain county. Calculate the area of woodland. Woodland का एंगल कितना नज़र आ रहा है? 88 नज़र आ रहा है, सही है। अच्छा, और एक ऐसा पेयर है जिसके दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं, उसका एरिया भी नज़र आ रहा है और उसका एंगल भी नज़र आ रहा है, सही है। तो मैंने कहा कि ये एरिया और ये एंगल, ओके। तो एंगल अगर 88 है तो एरिया एक्स हो जाएगा, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, भाई ये बन जाएगा 1200 इंटू 88 और 160 इंटू एक्स, 1200 इंटू 88 डिवाइडेड बाई 160, 660 आ रहे हैं मेरे पास, सही। फिर द एंगल ऑफ द अर्बन सेक्टर, द एंगल ऑफ द अर्बन सेक्टर निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, ये अर्बन का मेरे पास एंगल, एंगल का अर्बन का एरिया है मेरे पास, तो मैंने कहा कि 1200 कॉरेस्पॉन्ड्स टू 160, so 30 corresponds to angle theta for example, सही है। ये बन जाएगा 1200 into theta 30 into 160, आई गेट इसका एंगल आ रहा है 4 डिग्रीज, वेरी स्मॉल एंगल, ओके। और फिर क्या निकालना है, द टोटल एरिया ऑफ द काउंटी, तो टोटल एरिया कितना होगा, मैंने कहा फिर से 1200 to 160, लेकिन इस दफ़ा मुझे पूरा निकालना है, तो मैंने कहा 360 डिग्रीज पूरा सर्कल होगा, तो एरिया अननोन छोड़ देते हैं। 1200 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 160, एरिया आ रहा है 27, ओके। तो आई कुड हैव अ पाई चार्ट क्वेश्चन टेक्निकली ऑन द एग्जाम, मैंने आज तक कभी पास पेपर में देखा नहीं, जो सिलेबस ओनली टॉक्स अबाउट फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, तो मैंने आपको सारी फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा करा दी हैं अभी, सही है। मैंने हिस्टोग्राम दिखा दिए, मैंने आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स दिखा दिए, मैंने आपको स्टेम एंड लीफ डायग्राम्स दिखा दिए, और मैंने अभी आपको पाई चार्ट दिखा दिए। एक जो आप ओ लेवल्स में करते हैं वो अभी मैंने आपको नहीं दिखाया है, कौन सा, वॉट डायग्राम हैव आई नॉट शोन यू, तो बता सकता है। नहीं, किसी को नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं दिखाया मैंने, सही है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो हम बाद में देखेंगे।
अभी हम आ जाते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा पे। सही है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा का मतलब है उसको जो है वो एनालाइज करना डेटा को। सही है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक कलेक्टिव नाम है किसका, मीन, मीडियन और मोड का। सही है, हम पढ़ लेते हैं पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि विच वन इज़ द मोर प्रेफर्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो आपने जवाब देना होता है कि भाई मीन है, मीडियन है, मोड है। वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़। वो कहते हैं थ्री measures of central tendency। मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ से, ओके, that are commonly used to describe the average value of a set of data। these are अब average value का मतलब सिर्फ mean नहीं होता, average जो होता है वो it's a collective term again to indicate mean, median and mode। सही है, तो average indicate करता है these are the mode, mean and median। the mode is the most commonly occurring value, ये आपको पता है। The mean is calculated by dividing the sum of values by the number of values। The median is the middle value in a set of ordered data। तो ये मैंने basic descriptions आपको दे दिए, अभी हम इनको calculate करना सीखेंगे। We use average to summarize the values in a set of data as a representative value। It should be fairly central to and typical of the values that it represents। ये भी मैं बाद में बात करूँगा। Deciding which measure to use depends on many factors। Although the mean is the most familiar average, a shoemaker would prefer to know which shoe size is the most popular। सही है, कि आप देखें एक शू मेकर के लिए मीन कोई ज़रूरी नहीं होता कि मीन साइज ऑफ द फुट का वो क्या करेगा। सही है, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि भाई मोड क्या है। सही है, मोड का मतलब है कि भाई मोस्ट फ्रीक्वेंटली सोल्ड, शू मेकर के केस में मोस्ट फ्रीक्वेंट शू नंबर कौन सा होता है, तो वो मोड को इस्तेमाल क्या करेगा, उसको मीन का जो है वो कोई काम नहीं है। ओके, ओके, the first thing that I then have is the mode and the model class। okay, the following table shows the scores on 25 rolls of dice where 2 is the mode because it has the highest frequency। सही है, तो ये आपको नजर आ रहा है कि मैंने आपको एक टेबल बना के दिया हुआ है। आई होप एवरीबडी नोज हाउ टू रीड दिस टेबल। 6 is the most frequent 6 is the most frequent score on the dice, तो हम कहेंगे कि मोड जो है वो इस केस में 2 है। सही है, अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात नीचे लिखी हुई है, वो वर्ड से देख लें। ये कहते हैं इन सेट ऑफ ग्रुप्ड डेटा in which raw values cannot be seen, we can find the model class। सही है, which is the class with the highest frequency density। सही है, अब यहाँ पे एक important चीज देख लेंगे, यहाँ पे अभी देख के हमें क्या लगता है कि भाई ये 100 जो है वो इस क्लास में है, तो ये वाली क्लास जो होगी वो मॉडल क्लास होगी। तो ये वाली क्लास जो होगी वो मॉडल क्लास होगी, लेकिन ऐसा सच नहीं है। ओके, तो चलिए बाद में डिस्कस करते हैं व्हाट्सएप पे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये जो है वो मॉडल क्लास हो। मॉडल क्लास क्या होती है, मॉडल क्लास इज द क्लास विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। सही है, तो मॉडल क्लास निकालने के लिए भी आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इस्तेमाल करनी है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी नहीं इस्तेमाल करनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके, तो हम कैसे निकालेंगे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, पहले हम इन क्लासेस को एडजस्ट करेंगे। ये बनेगी 3.5 से 7.5 तक, ये 7.5 से 10.5 तक, ये 10.5 से 12.5 तक। क्लास विड्थ निकलेगी, 4 की क्लास विड्थ है, 3 की क्लास विड्थ है और 2 की क्लास विड्थ है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालते हैं।
100 divided by 4 25, 90 divided by 3 30 और 80 divided by 2 40। तो कौन सी क्लास की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आई? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हाईएस्ट आई is highest for 11 to 12, so that is the model class. एक मिनट से बता रहा हूँ। अंशरा, दिस इज पेज नंबर 113। तो ये मैंने कहा ज़ुएब के मोड तब निकल सकता है जब इस तरह का डिस्क्रीट डेटा हो। मॉडल क्लास तब निकलती है जब इस तरह का कंटिन्यूस डेटा हो जो क्लासेस में अवेलेबल होता है। It's happening again. नहीं चल तो रही है स्क्रीन? नहीं चल रही है। तो मैं ये कह रहा था कि ये डिस्क्रीट डेटा है जहाँ पे स्कोर जो है वो 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं, और ये क्लासेस बनी हुई है 4 to 7 8 to 10 11 to 12। तो ये जो क्लासेस बनी हुई हैं इसमें मुझसे मॉडल क्लास निकल सकती है। और मॉडल क्लास क्या होती है? वन विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, दिस इज द क्लास विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। जिसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ज़्यादा हो उसको मॉडल क्लास कहते हैं। ओके, क्लियर सो फार? चलें जी, मीन देखते हैं। स्क्रीन सही चल रही है ना भाई? मैंने मोड और मॉडल क्लास आपको बताई है, मीडियन बाद में आएगा, पहले हम मीन की बात कर लेते हैं। सही है। मीन पहले क्या होता था? मीन वैसे आप एवरेज को कहते थे, लेकिन अब मैंने आपको कहा है कि एवरेज जो होता है वो मीन मीडियन मोड तीनों की बात हो रही होती है। सही है। तो मीन इटसेल्फ इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आप ओ लेवल मैथ में पढ़ते हैं कि ये बनता है सम ऑफ नंबर्स ओवर नंबर ऑफ नंबर्स। सही है। अब उसको जो है हम नोटेशन में पढ़ा करेंगे। नोटेशन में कैसे पढ़ा करेंगे? हम लिखेंगे सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। सही है। ये प्लीज ये नोट कर लेंगे, ये मैंने सम का सिंबल यूज किया हुआ है, मैंने जो है वो कोई और ई नहीं लिखा हुआ। दिस इज नॉट एक्सपेक्टेशन, दिस इज जस्ट सम। सही है। एंड इट्स अ कलेक्टिव थिंग, ये पूरा एक सम इंडिकेट कर रहा है। कैसे निकालते हैं हम मीन? हम सब सारे नंबर्स को ऐड करते हैं। 0.9 प्लस 1.4 प्लस 2.8 प्लस 3.1 प्लस 5.6 और डिवाइड करते हैं किससे? डिवाइड कर लेते हैं 1 2 3 4 5 से। सही है। तो 0.9 प्लस 1.4 प्लस 2.8 प्लस 3.1 प्लस 5 तो ये बन रहा है 13.8 डिवाइडेड बाय 5 2.76। सही है। सिंपल बात सो फार। अब यहाँ पे और से देखिएगा प्लीज एग्जाम्पल नंबर 11 को। आपको वर्ड प्रॉब्लम इस तरह के सॉल्व करना आने चाहिए। Together to obtain grade A, one must achieve an average of at least 70 in 5 tests। तो वो कह रहा है कि मीन कितना आना चाहिए? मीन आना चाहिए 70। टेस्ट उसने कितने गए हैं? टेस्ट उसने गए कि भाई 5 टेस्ट देने। If his average mark for the first 4 tests is 68, यानी अभी जो मीन बता रहा है वो कितना बता रहा है? 68 आया है इसका। सही है। अभी मीन जो आया हुआ है वो 68 आया हुआ है। अभी उसने कितने टेस्ट दिए हैं? 4 टेस्ट दिए हैं। What is the lowest mark he can get in his 5th test and still obtain grade A? सही है। तो एवरेज जो है वो 70 आनी चाहिए। अभी उसकी एवरेज जो है वो 68 है। उसके पास एक और टेस्ट देना है उसने। सही। तो याद रखें कि
मीन का जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ये आपको अभी भी ऊपर भी नजर आ रहे हैं। एक मीन खुद होता है, सही है, एक सम होता है और एक एन होता है। ओके, कैसे कैलकुलेट करना है? अब मैंने कहा अगर मीन 70 चाहिए और आपके पास 5 टेस्ट हैं टोटल देने को, तो आपका जो है वो तो सम कितना बन रहा है? आपका सम बन रहा है 350। ओके, आपका सम बन रहा है 350, यानी आपको सारे टेस्ट में मिला के कितना चाहिए? 350। ओके, अभी आपने जो टेस्ट दिए हुए उसमें आपका सम कितना बन रहा है? आप कहेंगे 68 सम ओवर 4। व्हाट्स 4 इंटू 68? 272। अभी आपका जो सम बना हुआ है वो कितना बना हुआ है? 272 बना हुआ है, सही है। यहाँ पे मैंने लिख लिया सम बन रहा है 272। अब 4 टेस्ट में आपके टोटल मिला के 272 आए, 5 टेस्ट में 350 आने चाहिए, तो आपको लास्ट टेस्ट में कितना स्कोर करना चाहिए? व्हाट वुड यू टेल मी? 350 माइनस 272, यानी आखिरी टेस्ट में कितने मार्क्स चाहिए आपको? 78 मार्क्स चाहिए। तो ये आखिरी टेस्ट में आपको 78 मार्क्स चाहिए इन ऑर्डर टू अचीव एन एवरेज ऑफ 70 इन 5 टेस्ट्स। ओके, क्लियर सो फार? एनी क्वेश्चंस? ओके, फिर यहाँ पे देखते हैं। ये कहते हैं द मेंबर्स ऑफ एन ऑर्केस्ट्रा वर आस्क्ड हाउ मेनी इंस्ट्रूमेंट्स ईच कुड प्ले, हियर आर द रिजल्ट्स। अब मैंने बहुत सारे मेंबर्स से पूछा हुआ है, कितने मेंबर्स से पूछा हुआ है ये मुझे नजर नहीं आ रहा, मैं काउंटिंग कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 33 है, नहीं 30 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर मैंने कोई नंबर एक्स्ट्रा लिख दिया क्या? लेट मी चेक। ओके, यहाँ पे कुछ डबल काउंटिंग थोड़ी सी हुई है, सही है। आई डोंट थिंक दिस डेटा इज करेक्ट। ओके, दिस डेटा इज इनकरेक्ट। ओके, आई थिंक दिस सम टाइपिंग एरर्स दैट हैज हैपेंड। ओके, मैं आपसे कहता हूँ फाइंड द मीन नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स प्लेड, तो वैसे आपको क्या करना चाहिए? इन सारी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करना चाहिए और डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करना चाहिए। लेकिन इंस्टेड ऑफ गिविंग यू ऑल ऑफ दिस आई हैव गिवन यू दिस टेबल। इस टेबल को हम क्या कहते हैं? हम इसको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ओके, आपने ओ लेवल मैथ में क्या पढ़ा है? मीन फ्रॉम अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? Mean from a frequency distribution is sum of fx over sum of f। तो ये सबने पढ़ा है ओ लेवल मैथ्स में। हमें क्या करना पड़ता है? हमें एफ एक्स का एक कॉलम बनाना पड़ता है। हम एफ एक्स का पहले एक कॉलम बना लेते हैं। एफ एक्स का कॉलम क्या होता है? एफ मल्टीप्लाइड बाई एक्स। 1 इंटू 11 गिव्स यू 11, 2 इंटू 10 गिव्स यू 20, 3 इंटू 5 गिव्स यू 15, 4 इंटू 3 गिव्स यू 12, 5 इंटू 1 गिव्स यू 5। ओके, फिर हम मीन कैसे निकालते हैं? हम सम ऑफ एफ एक्स करते हैं और सम ऑफ एफ से डिवाइड करते हैं। सम ऑफ एफ एक्स हो जाएगा 11 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 5 और डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। सम ऑफ एफ बन जाएगा, अगर आपने वैसे ही ऐड किया हुआ है तो 11 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1। ओके, 21 और 9 30 बनता है और ऊपर तुम कह रहे हो 53 बन रहा है। 63 बन रहा है मेरा।
2.1। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई जो है वो 2.1 इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करता है, दैट इज़ नॉट लॉजिकल। लेकिन क्या इसको राउंड ऑफ करना चाहिए? नहीं, इसको बिल्कुल भी राउंड ऑफ नहीं करना चाहिए, इसको आपने एग्जैक्ट ही रखना है। इसको जो है वो आपने कहना है कि भाई ऑन एवरेज की बात हो रही है कि हम जो है वो जज कर रहे हैं। अब क्लास में मैं फॉर एग्जांपल आपको मार्क्स का डेटा देता हूँ और मैं आपकी एवरेज निकाल के बताता हूँ कि भाई आपकी जो है वो 150 मार्क्स का टेस्ट था फॉर एग्जांपल, या अभी मैंने 30 मार्क्स का टेस्ट लिया है, आपकी एवरेज बन रही है 19.5। अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि किसी बच्चे के 19.5 आए होंगे। ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चों के 19 से कम आए हों और बाकियों के 19 से ज़्यादा आए हों। जब उनको ऐड करके डिवाइड किया गया तो एवरेज पता चली। एवरेज जो होती है वो ओवरऑल जजमेंट होती है। इसका ये मतलब नहीं होता कि किसी बच्चे के ये मार्क्स आ रहे हैं। ओके, सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर व्हेन एवर यू आर डिसाइडिंग के जो है वो उस नंबर को राउंड ऑफ करना है या नहीं करना। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है सबको? अब मुझे बताएं इस टेबल में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस टेबल? इधर क्लासेस बनी हुई है ना, क्लासेस हैं, हाँ सही है, लेकिन ये ब्रेक हुई हुई है, कंटिन्यूएशन नहीं है, सही है, कनेक्टेड नहीं है। तो पहले इसको कनेक्ट कर लेंगे 20.5 और 25.5, 25.5 और 30.5, 30.5 और 35.5, 36 35.5 और 45.5 एंड 45.5 एंड 60.5। सही है बिश्रा, सही बात है कि कनेक्टेड नहीं है आपस में। अब उसने फिर से कहा कि एस्टिमेट द मीन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये अगेन है तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही ना, सिर्फ डेटा डिफरेंट है, डेटा कंटिन्यूस है ना। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के मीन का फॉर्मूला क्या होता था? उसके मीन का फॉर्मूला होता था सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। सही है, उसके फॉर्मूला होता था सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ होता था फॉर्मूला। अब यहाँ पे एफ एक्स कैसे कैलकुलेट करूं? पहले तो एक्स जो है वो एक नंबर हुआ करता था, ये रहा। यहाँ पे तो पूरी एक क्लास है 21 से 25 या 20.5 से। सही है, सो सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ, यहाँ पे ये हो रहा है। अब इसमें डिसाइड करना है कि भाई एक्स क्या होगा। सही है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं फॉर कंटिन्यूस वेरिएबल्स इन क्लासेस x is the midpoint of the class। यानी मीन निकालने के लिए क्या यूज होगा? अब मिड पॉइंट यूज होगा। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? अपर बाउंड्री डिवाइडेड बाय अपर बाउंड्री प्लस लोअर बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2 करके। सही है, अपर बाउंड्री प्लस लोअर बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2। तो मैं यहाँ पे मिड पॉइंट और एक्स का एक छोटा सा कॉलम बना लेता हूँ। क्या बनेगा इसका? इसका बनेगा 23। आपने 20.5 प्लस 25.5 डिवाइडेड बाय 2 कर लिया। सही है, फिर इसका बनेगा 28। एवरेज बोल सकते हैं लेकिन वो बहुत अभी कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए मैंने मिड पॉइंट बोला हुआ है। सही है, 36 और 45 का मिड पॉइंट क्या होता है? 40.5। सही है, और ये बनेगा 46 प्लस 60 106 तो 53। सही है। अब मीन कैसे निकालोगे? आप कहोगे सर एफ एक्स निकालना है, सो 23 मल्टीप्लाइड बाई 22 प्लस 28 मल्टीप्लाइड बाई 48 प्लस 33 मल्टीप्लाइड बाई 25। तो ये सबसे कॉमन मिस्टेक यहाँ पे क्या होती है कि इसका पहला पार्ट अक्सर होता है कि आपने हिस्टोग्राम बनाया हुआ होता है। अब हिस्टोग्राम में आप लोगों ने क्लास विड्थ निकाली हुई होती है। आप लोग क्या करते हैं? आप लोग जाके जो है वो क्लास विड्थ को जो है वो एक्स ट्रीट कर लेते हैं। क्लास विड्थ कभी भी एक्स नहीं हो सकती है।
x हमेशा मिड पॉइंट ऑफ द डेटा होगा। सही है। यहाँ पे 120 व्हीकल्स थे, 120 से डिवाइड कर देते हैं, 28 into 48 plus 33 into 25 plus 40.5 into 16 plus 33 into 9, 3800 divided by 120, तो ये बन रहा है 31.7। सही है। So your speed, average speed on this checkpoint is 31.7। सही। कोई सवाल यहाँ तक? अब ये नीचे जो दिया हुआ है ना, वो एक समरी ऑफ द एंटायर सिचुएशन दिया हुआ है, आपको यहाँ पे देख लें। सही है। हम आज की क्लास अभी यहीं तक रोकेंगे, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं आज की क्लास में वैसे ही, और फिर ये कंटिन्यूएशन में ज़्यादा बेहतर समझ आएगा, तो हम इसको जो है वो आगे कंटिन्यूएशन में देखेंगे। सही है। सही है, हम आगे इसको एक कंटिन्यूएशन में देखेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। विच क्वेश्चन बेटा? ये वाला मैंने बेटा ये कहा कि द स्पीड्स, ये जो है वो एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसमें जो है वो हमारा, हमने कहा कि मीन का फॉर्मूला तो वही होगा। सही। पहले पिछले क्वेश्चन में जो है वो x बहुत क्लियर कट था, x यहाँ पे इस नंबर को कह रहे थे, यहाँ पे अब क्लासेस बनी हुई हैं। ये देखो, अगर मैं इरेज करूंगा तो आपको क्लासेस नजर आएंगी, ये क्लासेस बनी हुई। सही है। लेकिन मैं क्लास में अब x को कौन सा नंबर लूँ? क्या मैं 21 लूँ, क्या मैं 25 लूँ? नहीं, मैं इन दोनों में से कोई भी नहीं लूंगा। मैंने आपसे कहा कि फॉर कंटिन्यूस वेरिएबल्स इन क्लासेस x इज द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास। तो हर क्लास का मैंने मिड पॉइंट निकाला हुआ है। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? अपर बाउंड्री प्लस लोअर बाउंड्री डिवाइड बाय 2 करके। सही है। क्लियर? और फिर फॉर्मूला लगा दिया मैंने। सही है। अब नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा रिकैप करके स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में काफ़ी सारी चीज़ें फिर से हैं। ये चैप्टर वैसे ही बहुत लंबा है, तो ये चलता रहेगा अभी। I think this will go on in the next class, and then we have representation of data part 2 as well. So it's a long chapter. Okay. I will see you in the next class now. Thank you. Allah Hafiz. Welcome to Edge Learning, where we are changing dreams into success stories. Let's go. At Edge Learning, we offer courses to help you excel. Whether you're preparing for the SAT, aiming for IBA and LUMS, need O and a level tuition, or IELTS coaching, we have the right program for you. Forget about boundaries. We offer learning anywhere, anytime. Our expert tutors provide personalized attention in various batch sizes and one-on-one sessions, along with pre-exam review workshops to ensure you perform your best on test day. Join us at Edge Learning and take the first step towards turning your dreams into reality. So what are you waiting for? Register now or call us.